कई ऐसे केसेस आए भी हैं जिसमें कि कई साल केस चला, आरोपी जेल में है और उसके बाद कोर्ट उसे बाइज्जत एकदम बरी कर देता है। तो इसके कारण क्या है? पुलिस अपना काम सही से नहीं कर पाती और पुलिस को काम नहीं सही से करने की वजह से वो एविडेंस को सही तरीके से रख नहीं पाते। हम अगर कोई 18 साल से ऊपर पुरुष और महिलाएं एक साथ रह रहे हैं, एक साथ निवास कर रहे हैं, सहवास कर रहे हैं, तो उन्हें एज ए लिविंग देखा जाएगा। और कोर्ट का ही नियम है कि अगर लिविंग पार्टनर में भी कोई एग्जिस्ट कर जाता है, छोड़ देता है, तो मेंटेनेंस पाने का अधिकार महिला का होता है। फोन पे बात कर रहे हैं और फोन मेरा है और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जिससे भी बात कर रही हूँ मैं अपनी पूरी बात रिकॉर्ड करूँ, तो वो कैसे किसी की प्राइवेसी का हनन हो गया? ये प्राइवेसी का हनन है और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। क्या क्राइटेरिया है कि कितनी मात्रा में आप कैश जो है अपने घर पर रख सकते हैं? देखिए, कैश रखने के तो आप कितना भी रखिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जितना आप कैश रख रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो सेलिब्रिटी के केसेस जो होते हैं उसमें कोर्ट का अलग बिहेवियर होता है या फिर जो आम नागरिकों की तरह उनको ट्रीट किया? नहीं, मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट का एकदम। हमारी न्याय व्यवस्था को लेकर अक्सर कई सवाल खड़े होते हैं, उस पर बायस्ड होने का आरोप लगता है। चाहे हिंदू सिख बौद्ध धर्म में को लेकर जो कानून बना है उसकी बात करें या फिर लिव इन रिलेशनशिप की, और अभी जो यूसीसी कानून चल रहा है कई राज्यों में जो लागू हुआ है उस पर भी कई विवाद खड़े हुए हैं, कोर्ट में भी कई मामले गए हैं। इसके साथ साथ कोर्ट में कौन से डिजिटल प्रूफ मान्य हैं, आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमने खास सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह को इनवाइट किया है, जो आपको बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे कि न्याय प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो ये दिल का एनालिसिस में। जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप पूरी सोसाइटी के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लेके चल रही हैं जिससे कि लोगों के बीच जानकारी बढ़ेगी और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनके डिस्प्यूट्स कम होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्रिमिनल लॉयर हैं? जी। क्या अंतर होता है क्रिमिनल लॉयर और गवर्नमेंट लॉयर जो होते हैं? जी, गवर्नमेंट लॉयर बेसिकली वो अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और वो भी क्रिमिनल लॉयर होते हैं और सिविल लॉयर होते हैं। लेकिन जो डिफेंस लॉयर होते हैं उनको प्राइवेट क्लाइंट जो है डायरेक्ट अप्रोच करते हैं और उन्हें अपने बेल के लिए या फिर क्रिमिनल अपील्स के लिए अपने सारे केसेस के लिए अपॉइंट करते हैं। जी, तो मतलब कि वो गवर्नमेंट के केसेस नहीं लेते हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट के केसेस नहीं लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप देखेंगे तो पीपी, एपीओ वगैरह होते हैं और हाई कोर्ट पे उनके काउंसिल होते हैं, वो स्टैंडिंग काउंसिल, एएसजी, एसजी और अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल। तो ये सब प्रक्रिया होती है और हम मानते हैं क्रिमिनल लॉ में कि जब भी कोई क्राइम होता है तो वो अगेंस्ट द स्टेट होता है, तो स्टेट अपने एक गवर्नमेंट लॉयर्स को हमेशा रखती है जिससे कि किसी भी विक्टिम को अगर कोई वकील ना मिले तो स्टेट उन्हें रिप्रेजेंट कर सके। तो कौन सा लॉयर बनने में ज़्यादा फायदा है? जी, मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करता है कि कैसे वो क्या बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत कम करना चाहते हैं तो वो कहीं से अप्रोच लगा के गवर्नमेंट लॉयर बनना चाहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लॉयर जब मेहनत कम करते हैं? मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि जो गवर्नमेंट लॉयर होते हैं उनको कहीं केस लाने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सरकार ही केस देती है, उन्हें क्लाइंट से 1-to-1 डीलिंग नहीं करना पड़ता है, चीज़ें कम होती हैं इन कंपैरिजन टू जो है इंडिविजुअल एडवोकेट या इंडिविजुअल पर्सन जो प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि उसको सब कुछ मैनेज करना है, एक क्लाइंटेज से लेके क्लाइंट डीलिंग से लेके कैसे क्या ड्राफ्ट करना है, कैसे कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देना है, उसका रिप्लाई कब लगाना है, वो सब काम जो है जो इंडिपेंडेंट एडवोकेट जो होता है वो करता है। जबकि गवर्नमेंट एडवोकेट में उनके कई सारे पैनल्स होते हैं, तो जब पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उनको स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से या तो पुलिस देती है या तो डिपार्टमेंट देती है और उनके पास केस ढूंढने की या क्लाइंटेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। उनको जो स्टेट को केस मार्क होता है वो गवर्नमेंट लीडर्स को मार्क हो जाते हैं और वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फीस कितनी होगी डिफेंस लॉयर की? जी देखिए, जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी तो फीस वेराई करती है उनके जो क्लाइंट होते हैं उन पे। अब जैसे शाहरुख खान के केस में आप देखेंगे जब आर्यन खान जो है जेल में बंद हो गए थे तो उनके जो वकील की फीस होगी और एक नॉर्मल व्यक्ति के बेल के एप्लीकेशन में जो फीस होगी वो तो डिफरेंशिएट करेगी और एडवोकेट भी उसी हिसाब से अपने फीस को वेराई करते हैं कि उनके पास क्लाइंट्स कौन आ रहा है। अगर गरीब क्लाइंट होता है तो वो उससे नॉमिनल चार्ज करते हैं, जो उनके पेपर्स वर्क होते हैं वो पूरे हो जाए, आने जाने का खर्चा निकल जाए। लेकिन अगर क्लाइंट कमाने वाला है और ठीक ठाक है तो उससे उस हिसाब से पेमेंट लेते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि केसेस जो होते हैं कोर्ट में सालों साल चलते रहते हैं, कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और कई ऐसे केसेस आए भी हैं जिसमें कि
कई साल केस चला, आरोपी जेल में है और उसके बाद कोर्ट उसे बाइज्जत एकदम बरी कर देता है। तो इसके कारण क्या है? जी देखिए, सबसे बड़ा कारण अगर मैं बताऊं, जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का प्रिंसिपल है, तो उसमें यह है कि भारत की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है और उस परिप्रेक्ष्य में कोर्ट्स का कम होना, यह सबसे बड़ा रीज़न है। और जो लंबे समय से जेल में बंद है या फिर बाद में छूट जाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर पाती, और पुलिस को काम नहीं सही से करने की वजह से वो एविडेंस को सही तरीके से रख नहीं पाते। हमने कई बार न्यूज़ में भी सुना है कि जो मॉल ऑफिस है उसको सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है, और वहाँ पे जो एविडेंस रखे थे अब वहाँ से गायब हो चुके हैं। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि इसका फायदा एक्यूज्ड को मिलता है। कई बार तो ये भी कहा गया कि चूहे खा गए। जी, अभी हम रिसेंट के केसेस, जो बड़े केसेस की बात करें, तो 1992 में गाजियाबाद में एक बस बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और जो एक्यूज थे, मेन एक्यूज्ड, वो कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने कन्फेस किए थे कि उन्होंने ही वो क्राइम किया है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर तमाम जो सबूतों की धाराएं होती हैं, सबूत होते हैं, वो नहीं जुटा पाए, जिसकी वजह से वो अभी 2025 में बरी हो गए। दूसरा केस अगर मैं बताऊं तो नोएडा के अंदर ही एक बहुत ही ब्रूटल, रेयरेस्ट एंड रेयर का रेप का केस हुआ था, जिसमें कि एक मांस भक्षी इंसान छोटी छोटी बच्चियों के ब्रूटल रेप करता था और उसके बाद उनके मांस को पका के जी निठारी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट को उन्हें एक्विट करना पड़ा पुलिस की नाकामी की वजह से, और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें एक्विट किया। तो कहीं ना कहीं बहुत बारी ऐसा हम देखते हैं कि बड़े बड़े क्राइम्स और बड़े बड़े केसेस में ऐसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सब लोग जानता है कि यही लोग ऐसा किए हैं, लेकिन एविडेंस के अभाव में, सबूत के अभाव में ये लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, और इनके एडवोकेट्स अपना काम बखूबी करते हैं, इसलिए इनको बचा कर लेके आ पाते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने पॉडकास्ट पे किसी ऐसे एक पुलिस अफसर को बुलाऊं जो वो ये बता सकें कि आखिर क्या दिक्कतें उन लोगों को होती हैं और क्या वाकई कुछ लापरवाहियां होती हैं। हम उनके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम आपके पहले उस पर चलते हैं। आपने कहा कि कोर्ट की जो है जनसंख्या कम है और जनसंख्या ज़्यादा है जी। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली डील करना चाहें तो हमारे पास इस वक्त क्या ऑप्शन है कि हम इस चीज़ को, इससे निजात पा सकें? देखिए, मुझे लगता है कि जब आज़ादी के समय जो हाई कोर्ट्स बने थे, या जो उस समय से जो हाई कोर्ट्स चले आ रहे हैं, उन हाई कोर्ट्स में जितना नंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सोच के गए थे कि इतने यहाँ पे जज बैठेंगे, इतनी यहाँ की सीटिंग होगी, आज उतनी भी सीटिंग फुलफिल नहीं है। उसका अगर एक उदाहरण ले तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में 150 के करीब जजेस के बैठने का स्थान है, यानी 150 कोर्ट एक साथ चल सकती है, लेकिन अभी 70 to 80 कोर्ट ही फंक्शनल है। तो कहीं ना कहीं जो ये 70 कोर्ट ऑलरेडी जो वैकेंट चल रहे हैं, इनके लिए जजों को अपॉइंट करना पड़ेगा, और जजों के अपॉइंटमेंट के लिए मुझे लगता है कि एक सरकार के और केंद्र सरकार के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बीच एक समन्वय होना चाहिए, जिससे कि अपॉइंटमेंट तुरंत हो, उनको वर्क का एलोकेशन तुरंत हो, और एक विद इन सर्टेन पीरियड एक टाइम बाउंड मैनर में केसेस को खत्म किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहां पे अभी पर्याप्त मात्रा में जजेस नहीं है। कई सारे हाई कोर्ट्स हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इवन कई सारे महिला कोर्ट्स हैं जहां पे महिला जजों की कमी है। तो जो हम बात करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने की या महिला आरक्षण की, उन्हें जल्द से जल्द लागू करके अब सभी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक करना चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक लेडी जज है, और वो पूरी मुद्दे को उठाती हैं और पूरे गंभीरता के साथ ये बात रखी थी कि कोलेजियम में और भी महिलाओं को यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि उनका कहना बहुत ही सही है, क्योंकि अभी जो रिप्रेजेंटेशन है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो महिलाओं का बहुत कम है, और वहाँ से अगर ऐसे मैसेज जाएंगे पूरे देश में, तो ये पूरे देश में महिलाओं को सुदृढ़ करने का, विकसित करने का कहीं ना कहीं कमजोर आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो क्या कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन या फिर कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहा है जिससे बर्डन को कम किया जाए अभी फिलहाल? जी देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जब से पदभार को संभाले हैं, तब से वो
तमाम प्रयास कर रहे हैं जिससे कि केसेस का बर्डन कम हो। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले ही अभी एक डाटा आया है जिसमें कई सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें मैसेज करके बताया है कि कैसे पेंडेंसी ऑफ द केसेस बहुत तेजी से घट रहे हैं। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस दिन पर पद ग्रहण शपथ लिया था उसी दिन उन्होंने कहा था कि अब कोई एडजर्नमेंट नहीं ले सकेगा, अपने आवर बताने पड़ेंगे कि कितना देर वो बहस करना चाहता है, और रिटेन सबमिशन अब हर केस का वो पहले से ही फाइल करके रखेगा जिससे कि दोनों पार्टी को दिक्कतें ना हो। और अभी इसी महीने से 1 अप्रैल से एक ऐसा भी नियम लागू हो गया है एडजर्नमेंट के लिए, यानी स्थगन के लिए, कि अब बिना बताए आप स्थगन नहीं ले सकते और स्थगन पर सामने वाला वकील जो आपका अपोनेंट है उसका विरोध कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एडजर्नमेंट लेने गए और एडजर्नमेंट नहीं मिला, उसी दिन आपको बहस करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब नियम जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत लेकर आ रहे हैं वो समाज के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक क्रांतिकारी नियम के रूप में निकल कर आएंगे। अभी कोर्ट ने एक फैसला दिया कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, अगर वो ईसाई धर्म में जाते हैं तो उनका वो दर्जा खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा मैटर है क्या एक्चुअली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई सारे ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लग रहे थे और कई सारे एडवोकेट्स का पर्सनल रिप्रेजेंटेशन होना था कि बहुत ज़्यादा धर्मांतरण करके हमारे SC ST समुदाय के लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में, और उन्हें लालच दिया जा रहा है कि आपको 10,000 रुपये महीने मिलेंगे या फ्री एजुकेशन मिलेगा या फ्री हेल्थ मिलेगा। और इसी सब जो चीज़ें चल रही थी, इसी के बीच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक केस आता है जिसमें एक पादरी ने एक व्यक्ति के खिलाफ SC ST एट्रोसिटी एक्ट का एक केस लगाया था। अच्छा। तो उसको क्वेश कराने के लिए जब वो व्यक्ति ऑनरेबल हाई कोर्ट गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सबसे पहले और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब आप SC ST कम्युनिटी को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं, तब आपको SC ST का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी साफ किया कि क्रिश्चियनिटी में कोई कास्टिज्म नहीं होता है। तो जब आप एक बार स्वतंत्र रूप से फ्री विल से आप क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर रहे हैं तो आपको SC ST एक्ट के अंतर्गत, एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिलेगा, SC ST का रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा, प्रमोशन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। और अगर कोई सोशल मीडिया से भी ये बात कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बौद्ध नहीं हूं, मैं सिख नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, तो उसके भी हक को रोका जा सकता है कि किसी के द्वारा एप्लीकेशन लाया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ऑनरेबल कोर्ट ने कही कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है और फिर से वो कन्वर्ट होता है SC ST में, हिंदू में, बौद्ध में, जैन में, सिख में, तो उसको SC ST एट्रोसिटी एक्ट का और रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि इस देश में रह के दो आइडेंटिटी को रखेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये भारत है, अमेरिका नहीं, जहां आप डबल सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स देखें और कोई ईसाई धर्म वाला अगर हिंदू, बौद्ध या फिर कोई और धर्म अपनाता है, सिख धर्म अपनाता है, तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि वो SC ST में है या फिर OBC है? नहीं, देखिए, उसको जो उसका स्टेटस होगा वो अनारक्षित का होगा। अच्छा। उसका स्टेटस जनरल का होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से भारतीय समाज में होने लगे तो आज कई सारे ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं जो OBC और SC ST में खुद को कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कहेंगे कि आरक्षण का लाभ हमें दीजिए, और जो आरक्षण के असली हकदार हैं उनका हक कहीं ना कहीं छीन जाएगा। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि कोई भी अगर किसी और धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे उस धर्म का लाभ मिलेगा, लेकिन जो सरकारी संस्थानें हैं उनका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। अगर कोई हिंदू से मुस्लिम होता है तो मुस्लिम धर्म को प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे, प्रोपागेट करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म के जो माइनॉरिटीज के राइट मिलते हैं वो उसे तुरंत मिलने लग जाए। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट बहुत ही सख्त है इन ऐसे मामलों पे कि कोई कहीं भी कन्वर्ट करे, और ऐसे अगर होने लगे तो ज्यादातर लोग जो है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो, जैसे मराठा आंदोलन को आप देख लीजिए, तो वहां पे मांग चल रही है कि हमें OBC माना जाए, तो फिर OBC में अगर ऐसा रहेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो आंदोलन करेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ही क्लियर है।
अभी आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी अगर कोई इस बात का को एक्सेप्ट करता है कि मैंने जो है ईसाई धर्म अपना लिया है, भले ही उसने ना अपनाया हो, तो इस चीज़ को कैसे प्रोसेस कर रहा है कोर्ट कि भाई उसने तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं किया है, लेकिन बस वो सोशल मीडिया पे आके बोल रहा है ये देखिए, चीज़। प्रैक्टिकल जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा या 4 टाइम का नमाज पढ़ना पड़ेगा या तो आपको क्रिश्चियनिटी में जाके वहाँ के जो चर्च पादरी वगैरह लोग जाना, होते हाँ। हैं, चर्च लोग होते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। इसमें अगर कोई फ्री विल से अगर सोशल मीडिया पे या फिर अन्य कहीं भी कहता है, तो जो उसका कंपटीटर होगा, जैसे एक ही पद के लिए एससी के 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार कह रहा है कि हम तो क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिए, हम अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं, और दूसरा उम्मीदवार कह रहा है कि हम तो एससी एसटी हैं, हम हिंदू बौद्ध और सिख धर्मों को फॉलो करते हैं, हम इसी में रहना चाहते हैं। तो वो उस चीज को बिफोर द कोर्ट चैलेंज कर सकता है कि ये से एससी एसटी के रिजर्वेशन का अधिकार या एससी एसटी के एट्रोसिटी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये तो सर्व सबके सामने, सर्व समाज के सामने कह रहा है कि ये तो एससी एसटी है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसको लाभ मिल सकता है। ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, उन पर भी नकेल करने की कोशिश कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट और सरकार करना चाहती है। अभी जनगणना होने वाली है और जनगणना को लेकर सरकार ने एक बड़ा ही दिलचस्प नियम लागू किया है कि जो लिव इन पार्टनर्स हैं उन्हें हस्बैंड वाइफ के तौर पे देखा जाएगा। तो कोर्ट जो है लिव इन पार्टनर को किस तरीके से देखता है? नहीं, कोर्ट भी लिव इन पार्टनर को एज ए हस्बैंड एंड वाइफ ही देखता है। और सरकार का नियम तो ये बाद में होगा, लेकिन पहले ये ऑनरेबल कोर्ट का ही नियम है कि अगर कोई 18 साल से ऊपर पुरुष और महिला एक साथ रह रहे हैं, एक साथ निवास कर रहे हैं, सहवास कर रहे हैं, तो उन्हें एज ए लिव इन देखा जाएगा। और कोर्ट का ही नियम है कि अगर लिविंग पार्टनर में भी कोई एग्जिस्ट कर जाता है, छोड़ देता है, तो मेंटेनेंस पाने का अधिकार महिला का होता है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी सारी लीगल वैलिडिटी एक लाइफ पार्टनर की तरह है, तो लिविंग पार्टनर को भी एज अ लाइफ पार्टनर गिना जाना चाहिए, चुना जाना चाहिए। और इसमें कहीं से मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि इसमें उनका राइट टू प्राइवेसी हनन हो रहा है या के.एस. पुट्टा स्वामी का जजमेंट नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप 18 साल के ऊपर हैं, मेजर हैं, कंसेंट ले सकते हैं और 2 पार्टनर एक साथ रह रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको भारतीय कानून, भारतीय संसद प्रोटेक्ट करता है। कोई समाज का व्यक्ति आपके खिलाफ नहीं जा सकता है एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को मनाइए, और समाज आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संसद आपके साथ है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मानना चाहिए एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि आज हम बहुत बारी देख रहे हैं कि लिविंग के केसेस में लोग छोड़ के भी चले जा रहे हैं। इसी वजह से जी महिलाओं को बहुत डिस्ट्रेस हो रहा है। कहीं ना कहीं एक समय के बाद जो बीएनएस के अंतर्गत सेक्शन 69 जो लाया गया कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, उसको भी लागू कराने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी है। मैं मानता हूं कि जितने लोग अगर खुशी से किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ रह रहे हैं, तो उन्हें यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इस पुरुष के साथ या इस महिला के साथ रह रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये उनके फ्री कंसेंट से, इसमें छिपाने की कोई बात ही नहीं है। तो सपोज अगर वो लिव इन में रह रहे हैं और कोर्ट ने लीगलाइज किया है इस चीज़ को, तो क्या जब लिव इन में कोई आता है, पार्टनर्स आते हैं, तो क्या उनको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? क्योंकि ऐसे तो कोई भी डिनाई कर सकता है ना कि अगर साथ में रह रहे हैं, कहते हैं नहीं। देखिए, अभी पूरे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाया गया, तो वहाँ लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी एक कानून लाया गया कि जो बच्चे जो 18 साल के ऊपर मेजर हैं, जो किसी के साथ लिविंग में रह रहे हैं, वो अपने नियरेस्ट पुलिस थाना में या सीओ के समक्ष जाके अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसको कि यह कहेंगे कि हम इस पुरुष के साथ या इस महिला के साथ रह रहे हैं। वहां पर उनकी साइन होगी, जिसको कि ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, क्योंकि इससे प्राइवेसी का वायलेशन होने के लिए। लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट का अभी मानना है कि इससे कोई प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप 18 साल के ऊपर है। इसमें बहुत कुछ नहीं बताना है, बस इतना बताना है कि आप इस पुरुष और इस महिला के साथ रह रहे हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं तो देश के अंदर तमाम ऐसे अपराध हो रहे हैं जो लिविंग पार्टनर के बीच हो जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है। बहुत सारे पुरुष और बहुत सारे महिलाओं के साथ भी ऐसा हो रहा है, जो आपस में कुछ दिन 3 साल 4 साल साथ रह रहे हैं, फिर वो किसी और के साथ रह रही हैं और एक पार्टनर हमेशा जो है छूट जा रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए, इनको लीगलाइज करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट
चाहता है कि ऐसे कानून बनाए जिससे कि इनको एक अथॉरिटी मिले। भविष्य में अगर ये मेंटेनेंस मांगने जाए तो सामने वाला लड़का या लड़की यह न कह सके कि नहीं हम आपको जानते नहीं हैं, हम तो 2-4 दिन के लिए साथ थे और हमारा आपके साथ कोई संबंध नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे कानून बने जिससे कि सभी की भागीदारी हो और सभी को सुरक्षा प्रदान हो। तो क्या ये संभावना है कि आने वाले समय में कुछ साल में इस चीज़ को लेकर कोई कानून आएगा? जी देखिए, जरूर आएगा कानून, और अभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कई सारे कानून आ चुके हैं। जैसे लिविंग पार्टनर का बहुत सारे अधिकारों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर रहा है। उनमें मेंटेनेंस पा सकते हैं, एलुमनी पा सकते हैं, उनके ऊपर केस कर सकते हैं। आगे चल के अगर किसी एक को कुछ हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए एक लिविंग पार्टनर रह रहे हैं और किसी दुर्घटना में एक लिविंग पार्टनर की जान चली गई, तो दूसरा लिविंग पार्टनर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट चैलेंज कर सकता है कि उसके स्पर्म को प्रोटेक्ट रखा जाए, उसके स्पर्म को संरक्षित रखा जाए, जिससे कि आगे चलकर मैं एक इससे बच्चा पैदा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ और उससे मैं उसकी याद को सजो कर रखना चाहती हूँ। और ऐसा एक मामला बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट आया था, जहां एक लिविंग पार्टनर ने अपने जो पार्टनर जो डेथ हो चुका था मॉर्चुरी में रखा था, उसके स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए केस फाइल किया था। तो कहीं ना कहीं ये सब भी राइट्स जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि एक लिविंग पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो उस अटैचमेंट के लिए उनका वो अटैचमेंट आगे बढ़ा रहे, इसके लिए ये सब कानून लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि जैसे कि पति पत्नी हैं तो उनका चलिए मान लिया अगर कोर्ट में नहीं भी है रजिस्टर्ड, तो एक हिंदू मैरिज एक्ट आता है, उसके थ्रू उसको लीगल माना जाता है। लेकिन लिव इन पार्टनर का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, वो कोई शादी नहीं कर रहे हैं और ना ही वो कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो किस आधार पे कोर्ट उनको लीगलाइज कर रहा है? और अगर लीगलाइज कर रहा है और वो पार्टनर जाके कोर्ट में डिनाई कर दे कि हम तो हमारा तो कोई ऐसा रिश्ता ही नहीं है, तो कोर्ट किस आधार पर उन्हें अप्रूव करेगा कि ये किसी भी तरीके की कंपनसेशन के लिए ज़रूरी है? जी देखिए, यही बात बताना पड़ेगा उनको, एविडेंस शो करना पड़ेगा कि हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं। ये देखिए रेंट एग्रीमेंट में दोनों के नाम है, ये हमारे जो है लैंड ओनर हैं, ये हाउस ओनर हैं और इनके समक्ष हम लोग रह रहे थे। और ये रहा पिछले 4 सालों से जो हम एक दूसरे के साथ कॉफ़ी सेंटर जा रहे हैं या फिर कहीं पब्लिक प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो ये सब तो अदर पार्टनर को प्रूव करना पड़ेगा, जो ये चैलेंज करेगा कि हम लोग लिविंग पार्टनर थे। और अगर ये प्रूव नहीं कर पाए तो मेंटेनेंस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए अब जब ये पूरा जनसंख्या जनगणना हो रही है, तो इसमें अगर उन लोगों के नाम इस तरीके से आ जाए कि इनका लिविंग पार्टनर ये है, तो बाद में सामने वाली पार्टी मना नहीं कर सकती कि ये हमारा लिविंग पार्टनर नहीं है, इसको हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, इसको हम भरण पोषण भत्ता नहीं देंगे, इसके बच्चे को संभालने का मेरा काम नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है। ये सब चीजें आगे चल के ऐसे लिविंग पार्टनर नहीं कर पाएंगे। और अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है। उसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष या महिला भी किसी लिविंग पार्टनर के साथ रह रही है तो वो क्रिमिनल क्रुएल्टी नहीं है। ये मोरालिटी का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्रुएल्टी का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इससे कोई कानून की हानि नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं बनेंगे। तो लिविंग का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक्सपेंड हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लोग शादी कम करें और लिविंग में ज़्यादा रहें। ये तो संभावना है। लेकिन अभी हाल ही में एक सीरीज में उसका जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन पार्टनर्स की बात हो रही है तो एक मैरिटल रेप जो है ये बहुत ही सीरियस कंसर्न हो जाता है किसी औरत के लिए। और उस सीरीज में ये चीज़ दिखाई भी गई है कि वो चाहकर भी कोर्ट नहीं जा सकती, चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा सकती, क्योंकि कोर्ट में ऐसा कानून है ही नहीं कि उसके साथ इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ है। तो क्या कोर्ट इस चीज़ को लेके कुछ सीरियस है कि मैरिटल रेप पे कुछ कानून होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल कोर्ट का काम है कि कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन सही से करना। अब कानून बनाने का काम जो है संसद का है। अच्छा। और पिछले दिनों हमने देखा था कि शशि थरूर जी, जो कि कांग्रेस के एमपी भी हैं, उन्होंने अपने पार्लियामेंट सेशन में यह बात उठाई थी कि अब ये समय की मांग है कि भारत के अंदर मैरिटल रेप को इंट्रोड्यूस किया जाए। और मैं भी मानता हूं कि मैरिटल रेप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो कि बहुत ही भयावह है और जिसको प्रूव करना काफी कठिन हो जाएगा। अब इसमें एक मैं बात बता देता हूं कि आज 498 के केसेस जितने हैं, दहेज उत्पीड़न के केसेस जितने हैं, क्रुएल्टी के साथ और ये सब केसेस जितने हैं, उसमें 80% केसेस झूठे हैं और कई सारे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। जो रियल विक्टिम है दहेज की, वो कोर्ट के चौखट तक पहुंच नहीं पा रही है और जो लोग झूठे हैं, जिनको कि कोई काम नहीं है झूठी तरीके से केसेस बनाना है, वो लोग जाकर गलत रिप्रेजेंटेशन देकर आ रहे हैं। और ऑनरेबल कोर्ट कई बार अपने जजमेंट्स में कह चुका है कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। और पहले ऐसा होता था कि जब कोई दहेज उत्पीड़न की मामले आते थे तो सबसे पहले गिरफ्तारी होती थी, लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई सारे गाइडलाइंस की वजह से अब गिरफ्तारी किसी की नहीं हो रही है। और अभी ऑनरेबल कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में माना है कि अगर वाइफ के साथ और सास ससुर और उसके साथ कोई झगड़ा हो रहा है पत्नी का, तो उसे क्रुएल्टी नहीं मान सकते, ये जी दहेज उत्पीड़न नहीं मान सकते। और ऐसी चीजों पर रोक लगाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समय समय पे काउंसलिंग क्लासेस, कई सारे जो है सेंटर खोले पड़ी है, लेकिन अभी उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। तब जब इस कंडीशन में ऐसी हालात है तो फिर मैरिटल रेप को कैसे देखा जाएगा? जैसे कि 2022 में किसी को शादी हो गई, अब वो 2026 में है और रेप का कानून बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल एंड क्लियर है कि अगर 2022 में भी कोई घटना हुई है तो उसके लिए आप 2026 में एफआईआर लॉन्च करा सकती हैं। अच्छा। तो 2022 में जिस दिन उसकी शादी हुई, और सुहागरात के दिन हो सकता है कि महिला का इच्छा ना हो, पुरुष का इच्छा ना हो, और उसने साफ साफ कह दिया कि आज मैं इस ऐसे कंडीशन में नहीं हूं कि मैं आपके साथ सहवास कर सकूं, और वो बात अगर कोई झगड़ा 2026 में हुआ तो जाके एफआईआर करा दे कि 2022 के दिन, इस दिन जो शादी हुई थी ये मेरी इच्छा के बगैर हुई थी, मेरे कंसेंट के बगैर हुई थी, इसलिए मेरे पति के ऊपर मैरिटल रेप का केस दर्ज किया जाना चाहिए। तो उस दिन उस रात की बात कौन रिकॉर्ड करके बताएगा, कौन एविडेंस देके बताएगा, और कौन यह प्रूव करेगा कि उस दिन जो हुआ था वो उनके कंसेंट की वजह से नहीं हुआ था? आज हम देख रहे हैं समाज में कि जब डाइवोर्स के केसेस लग रहे हैं तो कई सारे अधिवक्ता उस केस में ऐसा केस बनाते हैं कि उनके भसुर ने भी उनको छेड़ा, उनके ससुर ने भी उनको छेड़ा, उनके हाथ पकड़े, कलाई तोड़ी और उनको जबरदस्ती रूम में खींचने की कोशिश की। तो कई बार हम देखते हैं कि पति के ऊपर तो आरोप लग रहा है, सास के ऊपर तो आरोप लग रहा है, लेकिन उस ननद के ऊपर भी आरोप लग रहा है जो बॉम्बे में 800 किलोमीटर दूर रह रही है। उस भाई के ऊपर भी आरोप लग रहा है जो दिल्ली में 1600 किलोमीटर दूर रह के कमा रहा है, और उस ससुर के ऊपर भी आरोप लग रहा है जो हाथ पैर नहीं हिला सकता, उसके ऊपर रेप के चार्जेस लग रहे हैं। तो इसको कानूनी तौर पर प्रतिबद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा कानून लाना जिससे किसी के साथ गलत भी ना हो सके और कोई गलत करने वाला बच भी ना सके। तो मैरिटल रेप अभी जो भारत में कानून है उसको मुझे लगता है कि पहले लोगों को सही से बताना चाहिए कि क्या है और उसके बाद ही लाना चाहिए। हालांकि भारतीय संसद में यह बात चल रही, हो सकता है कि 1-2 सेशन के बाद ये कानून आ भी जाए। अच्छा। क्योंकि ये समय की मांग है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि बिना मर्जी के उनके साथ संबंध उनके पति के द्वारा बनाए जाते हैं, और मेरा तो सबसे ज्यादा ये मानना है कि अगर इस तरीके का कानून आ गया तो फिर मुस्लिम धर्म के लोग क्या करेंगे? क्योंकि मुस्लिम धर्म में तो ये हलाला का कानून है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में तो 4 विवाह का कानून है। फिर तो हर मुस्लिम व्यक्ति यही कहेगा कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया गया, और हर मुस्लिम महिला कहेगी कि हमारे साथ मैरिटल रेप हुआ है क्योंकि हमारे कंसेंट के खिलाफ हुआ है। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं एज एन एडवोकेट, ऐसी कोई महिला, मुस्लिम महिला नहीं है जो किसी मौलाना या मौलवी के साथ या जो किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ अपने शरीर को साझा करना चाहती हो। आज के समय में कोई भी हलाला के प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहता है, और बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं जो आकर ये सब कंसर्न हम लोगों के सामने रखती हैं कि हम इस तरीके से फंस चुके हैं और हम ये करना नहीं चाहते। फिर ये मैरिटल लॉ, रेप का कानून जो है, क्या उनके ऊपर भी फॉलो होगा या सिर्फ एक कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए फॉलो होगा? तो कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्लॉज आएगा। जब ये कानून बनेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसमें हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन चले, चैलेंज हो, और आगे चलकर मुझे लगता है कि बहुत कठिन है इस कानून को अभी भारत में आना। तो अभी जो ये आप हलाला का जिक्र कर रहे थे, तो सपोज अगर कोई मुस्लिम महिला है वो हलाला के लिए रेडी नहीं है, तो क्या वो अगर कोर्ट के पास आना चाहे तो क्या उसके पास ये विकल्प है?
जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हलाला का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से शुरू होता है जब आप डाइवोर्स में नहीं रहना चाहते, फिर से उसी पति के पास जाना चाहते हैं। तो जो मुस्लिम महिला हलाला नहीं चाहती है तो फिर वो साफ साफ मना कर देगी कि हमें वो पति भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वही पति चाहिए तो उन्हें हलाला के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का, मुस्लिम रिलीजियस राइट का वायलेशन होगा कि वो कोर्ट जाके ऐसे चीज़ों को चैलेंज करे। और कई सारे लोग, कई सारी मुस्लिम महिलाएं अभी इसको चैलेंज करने के लिए सोच रही हैं, और मुस्लिम महिलाएं ही हैं जो शाहबानो के केस से लेके सायरा बानो केस तक आई हैं, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस भी दिलाया है, ट्रिपल तलाक से आज़ादी भी दिलाई है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिस पर वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शांत है। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ ये सब घिनौने कानून भी बंद होंगे, और अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शरीयत के एक लॉ को डिफाइन करते हुए साफ साफ कहा है कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार, जैसे हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का अधिकार मिलता है, ऐसे ही मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से एक बार कहा कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को पार्लियामेंट के द्वारा लागू कर देना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है जब पूरे देश को आप एक कानून में, एक विधान में, एक संविधान में पिरोएंगे। अगर अब आप लेट किए तो ये बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे धर्म भारत के अंदर निकल कर आ गए हैं जो कि कानून का मिसयूज कर रहे हैं सिर्फ इस नाम पे, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक उन्हें रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है। और इसमें कई सारे कानून जो मुस्लिम धर्म के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, जैसे कि 4 विवाह करना। एक महिला जो कि एक पति के साथ रहने चाहती है, मोनोगेमी में रहनी चाहती है, उसे पॉलीगेमी करके 4 विवाह करके उसके अधिकारों को छीना जा रहा है। जैसे कि हलाला करके, जैसे कि महिलाओं को एक ऑर्गन समझ के उनके बार बार बच्चों को पैदा करना। तो कहीं ना कहीं ये सब समस्याएं अब मुस्लिम महिलाएं प्रखर होकर समाज में बोल रही हैं और इन सब से निजात पाना चाहती है। एक मुस्लिम महिला भी चाहती है कि उसका एक ही पति हो, एक मुस्लिम महिला भी चाहती है कि उसके 2 ही बच्चे हो, एक मुस्लिम महिला भी चाहती है कि उस समाज में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सके, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। तो कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों में जो है अपने पूरे अधिकार दिखाने पड़ेंगे कि नहीं, हम मुस्लिम महिलाओं के साथ गलत नहीं होने देंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ट्रिपल तलाक पे पार्लियामेंट में कानून बना, महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों की बात की गई, तो हलाला को भी लेकर पार्लियामेंट को थोड़ा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से औरतों का एक्सप्लॉयटेशन ही है। तो क्या पार्लियामेंट को हलाला पे कोई कानून नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मुस्लिम से जुड़ा हुआ है? मैं इस पे कहूंगा कि पार्लियामेंट हो चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, कभी भी कानून बनाने से पहले जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है उनको अपने कंसेंट में लेना बहुत जरूरी है। जब तक कि मुस्लिम समाज की मुस्लिम महिलाएं, बहनें, बेटियां अगर सामने नहीं आएंगी, ये नहीं कहेंगी कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तब तक ना पार्लियामेंट कुछ कर सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है। अब इस पर एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने एक बात अपने फेयरवेल समारोह में भी कही और अपने कई सारे जजमेंट्स में भी कहा कि जो अधिकार मेरे बच्चे को मिल रहे हैं, क्या वो अधिकार SC/ST समुदाय के और बच्चों को मिल रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो मेरे बच्चे को क्रीमी लेयर के अंतर्गत आना चाहिए और आरक्षण का अधिकार SC/ST के अंतर्गत भी क्रीमी लेयर के बच्चों को नहीं मिलना चाहिए और उन बच्चों को मिलना चाहिए जो पंक्ति में पीछे छूट गए हों। और जब उन्होंने अपने जजमेंट के द्वारा, फेयरवेल स्पीच के द्वारा यह बात कही, तो SC/ST समुदाय में बहुत बड़े तबके ने यह गलत रूमर फैला दिया कि ये तो आपके आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं, जबकि ये आरक्षण छीनने की बात नहीं थी। ये आरक्षण सही मायने में उन लोगों को देने की बात थी जो आरक्षण के सही हकदार हैं। जैसे कि एक SC/ST का बच्चा जो आगे चलकर पढ़ाई लिखाई कर IPS IAS बन गया, जो MP MLA बन गया, जो विधायक सांसद बन गया, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम करने लगा, उनके बच्चे कैसे एक समान होंगे जो एक गांव में SC/ST का बच्चा जिसके घर में आज तक
तक किसी ने सरकारी नौकरी नहीं किया हो। यही बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, और बिहार से लेकर दिल्ली तक पूरे एससी एसटी समुदाय के ऐसे ही लोग जिन्हें आज तक कभी आरक्षण नहीं मिला, वही विरोध करने लगे, कहीं पुतला जलाने लगे, कहीं टायर फूकने लगे, और सरकार को कहीं ना कहीं बाध्य कर दिए कि वो ये कानून ना बना पाए कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर आए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मेरा मानना है कि उस कम्युनिटी को पूरे कंसेंट में लेना चाहिए जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं। पता चला मुस्लिम महिलाओं के लिए आप कानून बनाना चाहते हैं और मुस्लिम महिलाएं ही इसका विरोध करें कि नहीं हम तो इसमें खुशी हैं। जैसे कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस फाइल हुआ, उस केस में यह कहा गया कि अब मुस्लिम वोमेन्स को पब्लिक प्लेसेस पे बुर्का नहीं पहनना चाहिए, जिसमें दो जजों के अलग अलग राय हुए। और अभी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा भी हुआ है, हो सकता है कि इसी हफ्ते से शुरुआत भी हो जाए उसकी सुनवाई का। तो कई सारी मुस्लिम महिलाएं सामने आ गई कि हमें बुर्का पहनना है, हमें कोई रोक नहीं सकता, ये हमारे अधिकार हैं, हम बुर्का पहन के ही स्कूल में जाएंगे, बुर्का पहन के ही कॉलेज में जाएंगे, हाँ। बुर्का पहन के ही नौकरी करने जाएंगे और बुर्का पहन के ही सब जगह जाएंगे, एग्जाम भी देने की जी। बात हुई थी। तो जब अरब कंट्री जहां से मुस्लिम धर्म का पूरा प्रोनोनेशन होता है, पूरी चीजें बनती है, वहां की महिलाएं आज एजुकेशन में आगे आ रही हैं, बुर्का को त्यागने की बात कर रही हैं। आज जहां खामनेई ईरान में युद्ध हो रहा है, वहां की महिलाएं कह रही हैं कि हम बुर्का नहीं पहनना चाहते हैं, हम एजुकेशन में भाग लेना चाहते हैं, देश के विकास में भाग लेना चाहते हैं। तो भारत ऐसा देश, यहां पर जितना शिक्षा का बात कहें तो कम है, उस देश में यहां की महिलाएं कह रही हैं कि नहीं हम बुर्का पहन के ही रहेंगे। पूरे विश्व की मुस्लिम महिलाएं बुर्का से आजादी चाहती हैं, और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनने में अपना अधिकार समझ रही हैं, चार शादी करने में अपना अधिकार समझ रही हैं, हलाला करने में अपना अधिकार समझ रही हैं। तो जब तक ये महिलाएं सामने नहीं आएंगी या ये नहीं कहेंगी कि ये कानून हमें पीछे खींच रहा है, तब तक समाज में कोई भी कानून आ जाए बदलाव नहीं होगा। और जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन किया था, एक बड़े तबके की मुसलमान महिलाएं सामने आकर इसका विरोध कर रही थी कि ट्रिपल तलाक को नहीं बैन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इन सब बातों में विश्वास रखता हो, उसके लिए कैसे कानून संसद या सुप्रीम कोर्ट ला सकता है। अभी आप क्रीमी लेयर का जिक्र कर रहे थे, और क्रीमी लेयर में एससी एसटी का तो चलिए मान लिया, और आपने कहा कि किसी की आय नहीं है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो उसको वो मिलना चाहिए क्रीमी लेयर या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ओबीसी में क्रीमी लेयर को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को। अभी कोर्ट ने भी ये वर्डिक्ट दिया कि भाई आप सिर्फ आय के आधार पर क्रीमी लेयर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आय के आधार पर क्रीमी लेयर को डिसाइड नहीं किया जाएगा तो क्रीमी लेयर किन आधार पर डिसाइड किया जाएगा? जी देखिए, ये जजमेंट तो हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन मैं मानता हूँ इस जजमेंट में कुछ खामी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 8 लाख से ऊपर आय वाले जो किसी भी श्रेणी के कामगार हों, उनको हम नहीं मानेंगे कि क्रीमी लेयर है। उनके परिवार की स्थिति देखी जाएगी कि उन्होंने समाज में कितना विकास किया है, समाज में उनका क्या पोजीशन है, इस आधार पर हम मानेंगे। तो इस आधार पर अगर मानेंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट का वायलेशन होगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहता है कि अगर देखिए, जैसे इनकम टैक्स में 12 लाख का स्लैब 1 अप्रैल से लागू हो गया, वैसे आप क्रीमी लेयर का बढ़ा के 10 लाख 12 लाख रुपए कर दीजिए कि अब 12 लाख से, जो पहले 8 लाख से नीचे के क्रीमी लेयर माने जाते थे, अब 12 लाख से नीचे माने जाएंगे। लेकिन अगर उनकी सोशल स्टेटस पर आकर आप देखेंगे कि इसको क्रीमी लेयर माना जाए या ना माना जाए, तो ये कहीं ना कहीं समाज में फिर से उन लोगों को सुदृढ़ कर देगा जो कि ऑलरेडी इसका लाभ ले रहे हैं या ले चुकेंगे। और कैसे कर देंगे? अब जो जिसके घर में कोई सिपाही है, जिसके घर में कोई लेखपाल है, जिसकी आमदनी 8 लाख से ऊपर है लेकिन वो 4th श्रेणी में आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि कुछ पैसे देकर अपना सोशल स्टेटस ऐसा बना लेगा जैसे वो गरीब है, जैसे उसको खाने को नहीं है, जैसे उसके 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पास कुछ बच नहीं रहा है, और रिपोर्ट में भी यही लग जाएगा कि ये तो क्रीमी लेयर के नहीं है। फिर उन बच्चों के साथ गलत होगा जिनके घर में आज तक कोई नौकरी नहीं पाया है, जिनके घर में आज तक कोई शिक्षा में आगे नहीं बढ़ा है, जिनके घर में कोई एमपी एमएलए आईएएस आईपीएस नहीं है, और जिनके घर में रिजर्वेशन का सही
हद तक जो उपयोग है वो अभी तक पहुंचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं इस जजमेंट को थोड़ा सा गलत मानता हूं कि सोशल स्टेटस की बात, आप एक लिमिट बढ़ा दीजिए। आप ये कह दीजिए कि 1 एकड़ नहीं 10 एकड़ जमीन होगा, 8 लाख रुपए नहीं 12 लाख रुपए होंगे। आप ये कह दीजिए 1 नहीं 2 कमाने वाले होंगे, तब हम मानेंगे कि नहीं क्रिमिनल। लेकिन आप जब सोशल स्टेटस कह दिए तो ये बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट हो गया कि क्या समाज में उसकी क्या स्थिति है। आप जैसे कि एक सिपाही है जो कि जो SC ST या OBC में आता है, अब उसने क्या किया कि अपने बच्चों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए घर बनवाएगा ही नहीं, अपना पैसे संचित करना चाहेगा और दूसरे के नाम पर घर लेता जाएगा या जमीन लेता जाएगा। और जब उसका बच्चा पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन चाहेगा तो उसके लिए सर्टिफिकेट बना लेगा कि अरे गांव में सबसे गरीब तो यही है। और जब उससे आगे जाएगा, नौकरी में रिजर्वेशन के लिए जाएगा तो फिर बनवा लेगा कि अरे देखो इसके पिता के पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे का फीस ही 8-8 हज़ार है, 24,000 हो जाता है और इनकी कमाई जो है 45,000 है, इससे ज़्यादा तो ये कमाते नहीं, घर का खर्चा इतनी महंगाई में चलाना मुश्किल है, तो इनके पास झोपड़ी है, घर भी नहीं है। तो एक पति जो है, एक पिता जो है, अपने बच्चों के रिजर्वेशन के राइट्स के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है और उसके पास पैसा है तो 1-2 लाख घूस भी दे सकता है जो ऐसे कानून को बना रहा है। और जिसके पास पैसा नहीं है वो तो घूस भी नहीं दे सकता। तो फिर से उसका बच्चा जो कि बाहर रह के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी जगह से तैयारी कर रहा है, वो नौकरी पा जाएगा। और जो गरीब का बच्चा जो खेत को गिरवी रख के, जमीन को गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा है और सही कोचिंग में नहीं पढ़ा पा रहा है क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं है, वो तो फिर से गरीब ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस कानून में मुझे लगता है कि थोड़ा संशोधन की जरूरत है, पार्लियामेंट को स्टेप इन करना चाहिए। तो ये तो आय की बात हुई ना, इसमें सोशल स्टेटस कहाँ से आया? नहीं, ये पूरा जजमेंट जब आप देखेंगी तो इसमें सोशल स्टेटस की बात है। हाँ। कि 8 लाख से ऊपर अगर किसी की सैलरी है लेकिन उसका सोशल स्टेटस ऐसा नहीं है, वगैरह भी देखना है उसमें कि किस तरीके से। हाँ, मैं ये कह रही हूँ जो आप जिक्र कर रहे हैं पुलिस की नौकरी का, तो उसकी आय के आधार पर ही डिसाइड हुआ ना कि उसको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब इस जजमेंट से कहाँ ऐसा होगा? अब इस जजमेंट से अगर कोई पुलिस की नौकरी कर रहा है, उसकी 70,000 की इनकम है और सालीना इनकम 8,40,000 है, तो 8,40,000 होने के बाद भी उसका सोशल स्टेटस देखा जाएगा कि अब वो सामाजिक रूप से सुदृढ़ है कि नहीं है। और अगर वो प्रूव कर देगा कि नहीं मैं सामाजिक रूप से सुदृढ़ नहीं हूं, तो उसकी सैलरी 10 लाख भी क्यों ना हो, 12 लाख भी क्यों ना हो, उसको रिजर्वेशन का पूरा अधिकार मिलेगा, वो क्रीमी लेयर के सिद्धांत में नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत है। स्टेटस तो कोई प्रैक्टिकल चीज है कि नहीं, उसको आप जी, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। और जो लेखपाल जाते हैं उनको आप 25-50 हजार रुपया दीजिए और तुरंत स्टेटस में लिख देंगे कि अति पिछड़ा, अति गरीब, इससे गरीब तो पूरे गांव में है ही नहीं। तो जब ऐसी बात आएगी तो इसका मिसयूज ही होगा। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट को यह करना चाहिए था कि पार्लियामेंट को एक गाइडलाइन दे दे कि आप कंसीडर करिए कि क्या आज के समय में जब 12 लाख रुपए आप इनकम टैक्स का स्लैब बना रहे हैं कि 12 लाख तक के लोग फ्री रहेंगे, तो ये 8 लाख की सीमा बढ़ा के 12 लाख कर देनी चाहिए या 14 लाख 20 लाख जो भी कर देते। लेकिन एक सोशल स्टेटस जो है, जो उन्होंने वर्ड कर दिया, वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है और उसको डिफाइन करना कहीं ना कहीं अब कई सारे हाई कोर्ट्स के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रूफ नहीं कर पाएंगे इस चीज को। अच्छा, ये कॉल डिटेल्स जो होते हैं सर, अभी कोर्ट ने कहा कि ये जो है प्रूफ नहीं माने जाएंगे अगर पर्टिकुलर कुछ सर्टिफिकेट का जिक्र किया उन्होंने कि अगर आप उसको लेके नहीं आते हैं। तो इसी तरीके से व्हाट्सएप चैट्स की बात करें, व्हाट्सएप कॉल की बात करें, हालांकि व्हाट्सएप कॉल तो मुझे लगता है रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो ये जो डिजिटल प्रूफ्स हैं, इसको किस हद तक कोर्ट एक्सेप्ट करता है और कहाँ पे जाके इसको डिनाई कर दिया जाता है? देखिए, डिजिटल प्रूफ्स जो होते हैं कोर्ट पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। लेकिन कोर्ट ने बहुत सारे कानून ऐसे बनाए हैं जो कि उनके परिमाप पे आप जब पूरा करेंगी तभी वो कानून को पूरी तरीके से लागू करेगा। और इसी के लिए पहले जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सेक्शन 65 सब क्लॉज बी में साफ साफ कहा गया था कि जब तक सर्टिफिकेट नहीं होगा कॉल रिकॉर्डिंग पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप चैटिंग पे या व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग पे, तब तक उसे प्रूफ नहीं माना जाएगा। और वो सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है कि क्या जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो 2 लोगों के बीच जो बात हुई है, सच में वही 2 लोग थे या कोई और था? क्या बीच में बात को जोड़ा गया है या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? क्या एविडेंस बनाते
वक्त जो व्हाट्सएप चैटिंग है उसको मैनिपुलेट किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, खिलवाड़ किया गया है, क्या जो रिकॉर्डिंग है उसमें कुछ ऐसा भी यूज किया गया है जिसको कि यूज नहीं करना चाहिए था, कोई ऐप लगाया गया है। तो इन सब का जांच जो है एक कमेटी करती है और कमेटी रिपोर्ट देती है 65B का, जिसको कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान्यता प्रदान होती है। और अगर आपको 65B का सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और इसको आ जाने से कहीं ना कहीं आपकी केस की मजबूती बढ़ जाती है। तो ऐसी चीजें, और इस पर भी मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ कर दिया है कि अगर आप किसी की बात बिना उसके परमिशन से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी माना जाएगा। और इसके तहत अगर वो सामने वाले व्यक्ति को पता चल गया कि उसकी बात आपने रिकॉर्ड की है तो वो आपको जेल भी भिजवा सकता है अगर केस फाइल कर दे तो। ये फोन कॉल में भी लागू होगा? जी, फोन कॉल में ही लागू तो है सर, सबसे अगर ज्यादा। हम फोन पे बात कर रहे हैं और फोन मेरा है और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जिससे भी बात कर रही हूँ मैं अपनी पूरी बात रिकॉर्ड करूं, तो वो कैसे किसी की प्राइवेसी का हनन हो गया? यही प्राइवेसी का हनन है और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी दी है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको कंसेंट नहीं दिया है और उसको किसी भी समय यह पता चल जाए कि आप उसके फोन को रिकॉर्ड कर रही हैं तो वो ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष आपको रीट पिटीशन के माध्यम से चैलेंज कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और आपके खिलाफ ब्रीच ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी का केस करके आपके खिलाफ अपने फेवर में डिक्री पा सकता है। तो इस तरीके से तो कोई क्रिमिनल का अगर रिकॉर्ड किया गया है, सपोज अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की गई है और कोर्ट में पेश किया गया तो वो तो क्रिमिनल भी उस पर डाल सकते नहीं, हैं। देखिए, जब कोई ऐसी चीज जहां पे आपको फिरौती मांग रहे हैं, हाँ। जहां पे आपको मारपीट की धमकी दे रहे हैं, हाँ। तो ये चीज तो सामने वाला ही गलत कर रहा है इसलिए आपने रिकॉर्ड किया, ये आप डिफेंस ले सकते हैं। ओके। लेकिन कोई दो पर्सनल लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात चल रही है या कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ डीलिंग चल रही है और सामने वाले का आपने कंसेंट नहीं लिया है तो इसे ब्रीच ऑफ फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी माना जाएगा। और इसके तहत वो आदमी, अगर उसको पता चल गया बीच कॉल में कि ये तो उसकी बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो केस करा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखते हैं और लोगों की बातें जो है रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, मेरा एक कंसर्न ये भी है सर कि कैश जो होता है, अभी कई जगहों से खबरें आई कि लाखों करोड़ों रुपए जो है लोगों के घरों से मिले, तो पर्टिकुलर कितने, क्या क्राइटेरिया है कि कितनी मात्रा में आप कैश जो है अपने घर पर रख सकते हैं? देखिए, कैश रखने को तो आप कितना भी रखिए उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जितना आप कैश रख रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपने इनकम टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, आप उस पैसे के लीगल वेंडर हैं कि नहीं है, या फिर उन पैसों का आपके पास सही जानकारी है कि नहीं। अगर आपके पास जानकारी नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आए, क्यों आए या इतने पैसे क्यों हैं, तब आपके खिलाफ केस हो सकता है। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो कैश घर पे रखते हैं, वो इनकम टैक्स में बचत के लिए इनकम टैक्स नहीं भरते हैं और इसी में हार्ड एंड मनी को अपना कैश में रखते हैं और बाद में जब किसी उनके घर वाले के द्वारा ही या फिर किसी साफ सफाई करने वाले के द्वारा ही अगर फोन कर दिया जाता है तो उनके घर पे छापा पड़ती है और उनको भारी खामियाजा उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप कहीं से भी, कोई कोर्ट या कोई लॉ ये नहीं मना करता कि आप इतने ही पैसे रखिए या इतना पैसा कैश मत रखिए, लेकिन अगर आपका उस पैसे का कोई जानकारी नहीं है, जैसे कि एक व्यक्ति जो गांव में रहता है जिसके 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा जमीन को उसने 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, अब 1 करोड़ उसे जो देने वाला है वो कैश में ही दे दिया। हाँ। अब जो दिया है वही फोन करके बोल दे कि इनके घर पे तो 1 करोड़ रुपए अभी कैश में रखे हैं, जाके छापा मार लीजिए, पकड़ जाएगा। हाँ। तो जब पुलिस छापा मारेगी तो उनको वो कागज दिखाना पड़ेगा कि हमने अपना ये 1 कट्ठा जमीन बेचा था, उसके लिए पैसे मिले हैं, आज मैं इसको बैंक में जमा कर दूंगा, बैंक जो पैसा लेगी दे के उसका मैं टैक्स आगे चल के भर दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, अगर आपके पास कागज मजबूत है, अगर आपके पास चीजें हैं, कोई घर बेचा है, कोई जमीन बेचा है, कोई गाड़ी बेचा है, उसके कैश है, तो उसके लिए कोई भी कानून मना नहीं करती है। और अगर इल्लीगल तरीके से आप कैश को अपने यहाँ इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून उसके लिए कड़ा शिकंजा आपके ऊपर कसेगी और हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े। बेसिकली टैक्स का अगर आपने पे कर रखा है तो कितना भी कैश रख सकते हैं। अच्छा सर, होता कई बार ऐसा है कि कानून की सही जानकारी ना होने की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब सपोज कोई पुलिस वाला है, बिना वारंट के हमारे घर आ गया, तो लोगों को पता नहीं कि उस मोमेंट में उन्हें क्या करना है, तो अगर कोई आता है तो उस वक्त क्या करें हम?
जी, अगर कोई आता है तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डीके बसु के अंदर बहुत ही अच्छे गाइडलाइन है कि जिसके घर आप जा रहे हैं, पुलिस की ये ड्यूटी है कि सबसे पहले बताएं उन्हें कि किस कारणवश उनके घर आए हैं। अगर वारंट नहीं भी है तो उसके पीछे क्या कारण है कि उनके पास वारंट नहीं है और वो क्यों घर की तलाशी चाहते हैं, कौन सा ऐसा क्राइम ऑफेंड हो गया है या किस किस सेक्शन के तहत उनके खिलाफ ऐसे रीजनेबल डाउट है जिसके लिए पुलिस उनके घर तक आई है। और सबसे बड़ी बात कि जो भी पुलिस जाए उससे उसका बिल्ला नंबर पूछने का, उसका आईडी कार्ड देखने का, उसकी आइडेंटिटी पूछने का, किस थाने से आया है यह भी पूछने का अधिकार उस व्यक्ति को है जिस घर पे पुलिस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अगर ये सब चीज वेरीफाई हो गया है तो पुलिस को उनके काम में अवरोध नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है पब्लिक सर्वेंट होते हैं और सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस के अंतर्गत अगर सर्विस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो भी एक ऑफेंस माना जाता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे जगह पर अगर कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बिना वारंट के भी पुलिस जा सकती है, तो पुलिस से बस ये क्लैरिफाई कर लें कि किस थाने की पुलिस है, वो एक्चुअल में पुलिस है कि नहीं, उनके पास आईडी कार्ड है कि नहीं, उनके पास यहाँ पर आने के लिए पूरी वैलिडिटी है कि नहीं। अगर ये सब वेरीफाई हो जाता है और किस धारा के अंतर्गत वो आपका केस घर देखना चाहते हैं या आपकी तलाशी लेना चाहते हैं या आपको पकड़ना चाहते हैं, यह भी पुलिस को बताना पड़ेगा। तो सेलिब्रिटी के केसेस जो होते हैं उसमें कोर्ट का अलग बिहेवियर होता है या फिर जो आम नागरिकों की तरह उनको ट्रीट किया? नहीं, मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट का एकदम बिहेवियर आम नागरिकों की तरह होता है। इसमें कोई रिलैक्सेशन सेलिब्रिटी को नहीं मिलता है। अच्छा। इसका बहुत सारा उदाहरण हम देख चुके हैं। अभी धनश्री का जो डाइवोर्स हुआ, युजवेंद्र चहल और धनश्री का, उसमें उन लोगों को कोर्ट जाके ही डाइवोर्स लेना पड़ा। अभी आर्यन खान का जो जमानत हुआ, जो बेल एप्लीकेशन हुआ, उसमें भी उनको कोर्ट जाके कोर्ट की पूरी प्रक्रिया फॉलो करके आफ्टर चार्जशीट उनको जमानत मिली। जितने भी आप बड़े केसेस ले लीजिए उसमें उनको कोर्ट के प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। एक अंतर बस होता है कि उनके जो वकील होते हैं वो बहुत ही तेजी से वो काम करते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत जल्दी पा गया, क्योंकि उनके बड़े वकील होते हैं और वो काम को बहुत गहनता के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि कैसे तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अधिकार सभी वकीलों को पता है और अधिकार सभी नागरिकों के पास है, बशर्ते बात आती है पैसे की, और पैसे की वजह से ये कमी पड़ जाती है आम नागरिकों में और सेलिब्रिटीज में। ओके, तो भारत के कोर्ट्स जो हैं उसमें भारत की राजनीति का, पॉलिटिक्स का कितना प्रभाव पड़ता है? जी, मैं मानता हूं कि जो आर्टिकल 15 है सेपरेशन ऑफ पावर, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी जो एकेडमी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी अपना आरोप या प्रत्यारोप नहीं करेंगे, ना तो अपनी लाइबिलिटी को थोपेंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रोल अलग है, पार्लियामेंट का रोल अलग है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस दिन पद ग्रहण का समारोह का शपथ लिए थे, उसी दिन उन्होंने कहा था कि अगर कोई ये सोचेगा कि हम राजनीति में होकर या पार्लियामेंट का दबाव बनाकर हमसे कोई जजमेंट ले लेगा, तो वो नहीं है। और कई सारे जजमेंट मैं ऐसे बता सकता हूं जो कि राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के खिलाफ है, फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको लगाया है। जैसे कि ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई ने एक जजमेंट दिया था कि बुलडोजर एक्शन चलाने से पहले उस पर पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, पूरा जांच होना चाहिए, उसके बाद ही किसी का घर आप उजाड़ सकते हैं। और ऐसे केसेस में जहां कोई किराएदार रह रहा है और कोई ऑफेंस घटित किया है, तो लैंडलॉर्ड का घर आप नहीं गिरा सकते। तो ये अभी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार केंद्र में है और जो उनके मुखिया उत्तर प्रदेश में है, जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, उनके खिलाफ जजमेंट था। दूसरा मैं जजमेंट बता दूं तो एसबीआई की बॉन्ड पॉलिसी के लिए अरुण जेटली साहब ने एक नियम लाया था और उसमें अपने लोगों को कैसे पैसे देने हैं और उनकी आइडेंटिटी को उजागर नहीं करने की बात थी, जिस पर कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि 24 घंटे के अंदर पूरी डाटा आप ऑनलाइन कर देंगे कि किससे कितना पैसा जो है बॉन्ड के माध्यम से आया। तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में उनको करना पड़ा, उसका खामियाजा भी केंद्र सरकार को भुगतना पड़ा। लोकसभा के चुनाव में सीटें कम हुई। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं रहती, ये गलत है।
लोगों का आजकल यह परिप्रेक्ष्य बन गया है कि अगर उनके फेवर में जजमेंट आ जाता है तो कोर्ट उनके लिए अच्छा है, अगर उनके अगेंस्ट आ जाता है तो कोर्ट उनके लिए खराब है। अभी एक बहुत ही बर्निंग इश्यूज में बताऊंगा कि कुलदीप सिंह सेंगर एक पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनको 30 हजारी की कोर्ट ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने आजीवन कारावास सुनाया। तब जो पीड़िता थी वो बहुत खुश थी। वो चैलेंज हुआ बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं और जब तक हम पूरा अपील नहीं सुन लेते हैं तब तक इस जजमेंट में इनको बेल देंगे, क्योंकि ये 7.5 साल का समय ऑलरेडी जेल में बिता चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये केस इनके फेवर में जाएगा कुलदीप सिंह सेंगर के। तब वही पीड़िता जो एक ट्रायल कोर्ट के आदेश से बहुत ही खुश थी, वो जजेस के ऊपर आरोप लगाने लगी, उनको करप्शन के चार्जेस बताने लगी और काफी भद्दे भद्दे कमेंट उन्होंने मीडिया के सामने आके किया। अब वही जजमेंट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, तो फिर वो खुश हो गई कि हमारे फेवर में है। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह मानना चाहिए कि कोर्ट कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन के फेवर में नहीं है या किसी जो पब्लिक है उसके अगेंस्ट में है। कोर्ट न्याय के सिद्धांत पे चलता है और कई बार लोग इमोशन से न्याय को देखते हैं, इसलिए उनको लगता है कि बस हमारे लिए गलत हो गया तो कोर्ट ने गलत कर दिया, पैसा खा लिया होगा, और हमारे लिए सही हो गया तो कोर्ट ने सही कह दिया, कोर्ट माई बाप है, भगवान है। तो ऐसा लोगों को नहीं सोचना चाहिए। तो मेरा लास्ट में सवाल आपसे यह है कि कानून या न्याय सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? सबसे ज़्यादा जरूरी न्याय है, लेकिन न्याय तभी मिलेगा जब आप कानूनी प्रोसेस को पूरी तरीके से फॉलो करें। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी को डाइवोर्स पाना है और किसी ऐसे व्यक्ति के चंगुल में वो फंस गया जो कह रहा है कि अरे हम तो तुम्हारा कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करा देंगे, डाइवोर्स हो गया, तब उसको डाइवोर्स नहीं मिल सकता। किसी की गाड़ी लड़ गई है, वो पुलिस के पास जाता है कि अरे हमारा कोर्ट में न जाने दो केस और बाहर बाहर ही मेरा सेटलमेंट करा दो। किसी की हत्या हो गई है, किसी को चाकू लग गया है, वो बाहर बाहर सेटलमेंट कराना चाहता है। कोई अपने जमीन का कब्जा पाना चाहता है, वो कोर्ट ना जाके बाहर से ही सेटलमेंट कराना चाहता है। तो ऐसी चीजों में उसको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर से वो बिफोर द कोर्ट केस आ सकता है। तो इसलिए कानून को फॉलो करते हुए ही न्याय पाने की इच्छा रखें। अगर कानून को आप सोचेंगे कि ब्रीच करके हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट केस फाइल करके जीत जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों को सचेत रहना चाहिए कि हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत है। इस पर भरोसा रखें। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन जो काम होगा पक्का होगा और आपको फिर भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके चीजों को सुलझाना चाहें या देखना चाहें, तो एक न एक दिन फिर से वो केस बाद में आएगा, फिर से आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजर के ही न्याय को पाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को कानूनी माध्यम से होकर न्याय प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो थैंक यू सो मच विशाल जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने इतनी ज़रूरी बातें आम लोगों से जुड़ी बताई कि कानून प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, कोर्ट किस तरीके से काम करता है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे विशाल जी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने बड़ी ही बारीकी से कानून के बारे में बताया, आपसे जुड़े मुद्दों के बारे में हमने बारीकी से बात की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और काफ़ी फ्रूटफुल भी लगा होगा। और अगर लगा है तो इस पॉडकास्ट को लाइक शेयर ज़रूर करिए और कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।